नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवती की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 23 फरवरी 1989 1989 और जन्म का समय प्रातःकाल 9:45 का है। जन्म स्थान अलीगढ़ है, उत्तर प्रदेश। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं, तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कीजिए। गुरुवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है, फाल्गुन मास में, और कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का इनका जन्म है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में इन्होंने जन्म लिया है, वैश्य वर्ण और मनुष्यगण। देखा जाए तो मेष लग्न की इनकी जन्म कुंडली बनती है और लग्नेश लग्नगत ही बैठे हैं, रोचक राजयोग का निर्माण करके। हालांकि ऐसी स्थिति में जबकि मंगल लग्नगत हैं, जातिका जन्म लग्न से मांगलिक हुई। अब यहां गौर करिए तो इनकी जो राशि है वो कन्या है। अग्नि तत्वीय लग्न और भूमि तत्वीय राशि। लग्नेश और राशिश यानी मंगल और बुध आपस में नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। लग्नेश का लग्नगत होना वैसे तो हर हाल में श्रेष्ठ माना जाएगा, है तो ये 26 अंश 31 कला के साथ मृत अवस्था में, परंतु लग्नेश लग्नगत है, अच्छा है। प्रिय दर्शकों, मेष लग्न और ऊपर से लग्नेश लग्नगत बहुत अच्छा इसलिए भी है कि जातक के अंदर ऊर्जा अद्भुत होगी, जबरदस्त ऊर्जा, चाहे वो युवती हो या युवक, ऊर्जा जबरदस्त। हालांकि जल्दबाजी, धैर्य की कमी ऐसे जातकों में पाई जाएगी। गुस्सा, क्रोध, कई बार जब धैर्य की कमी होती है तो वो क्रोध के रूप में ही प्रकट होता है। और दूसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठे हैं। द्वितीय भाव का स्वामी जाकर के कुंडली के वैसे तो लाभ भाव में 0 अंश पर ही सही, परंतु कुंभ राशि में है। यह महाधनी योग है, परंतु द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना सत्य वक्ता। अब सत्य बोलने में कई बार कड़वी वाणी का प्रदर्शन होता है, तो ऐसे जातक की वाणी को थोड़ा कड़वा तो कहा जाएगा। वहीं इनकी कुंडली में अगर आप देखें तो सूर्य पर, जो कि कुंडली के लाभ भाव में शनि की राशि में बैठे हैं, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तीसरी, वो सूर्य राहु के साथ है। हालांकि लाभ भाव में सूर्य राहु की युति को ज्योतिष शास्त्र कहता है कि विशेष प्रसिद्धि दिलाने वाला माना जाएगा। ये बेहद श्रेष्ठ धन प्रदायक योग है, धन दायक इसको कहा गया है। लेकिन शनिदेव की दृष्टि यहां सूर्य पर पड़ रही है और साथ ही साथ शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पर भी है। चंद्रमा पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि से थोड़ी राहत जरूर कही जाएगी, लेकिन शनिदेव की दृष्टि सूर्य और चंद्रमा दोनों पर है, तो समझ लीजिए जातिका के लिए एंजाइटी, डिप्रेशन का योग बना देगा। अब नौमांस देखा जाए तो नौमांस में इनके जो सूर्य हैं वो भी मकर राशि में सप्तम भाव में बैठे हैं। कर्क का इनका नौमांस बन रहा है, जहां सूर्य और राहु की युति सप्तम में है। प्रिय दर्शकों, मैं सीधे इनके प्रश्नों की ओर आपको लेकर के चलता हूं और फिर इसके बाद इनके प्रश्नों के साथ साथ इनकी जन्म कुंडली का भी हम अध्ययन करते रहेंगे। इन्होंने पहला प्रश्न लिखा है, मैं अभी एक्टिंग सीख रही हूं, क्या आगे इंडस्ट्री में योग है एक्टिंग का? यदि नहीं तो कौन सा बिजनेस करूं? मेरा मन है टूर एंड ट्रेवल्स में बिजनेस करने, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगी? यदि नहीं तो किस बिजनेस में मेरे सफल होने के चांस ज्यादा हैं? शुक्र आपकी कुंडली में लाभ भाव में जाकर के बैठे हैं 0 अंश पर, और नौमांस में शुक्र चतुर्थ भाव में स्वगृही होकर के तुला राशि में बैठे हुए हैं। जन्म कुंडली में शुक्र के पास अगर बलाबल आए तो जातक एक्टिंग के फील्ड में अपना करियर तो बना सकता है, लेकिन यह शुक्र 0 अंश पर होने के चलते इतने भी बली नहीं कहे जाएंगे। वहीं पर राहु सूर्य भी बैठे हैं, लाभ के योग जरूर हैं, यानी आप एक्टिंग के फील्ड से भी लाभ अर्जित कर सकती हैं, लेकिन इस फील्ड में परमानेंट काम मिलने में आपको बड़ा संघर्ष और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सो आप एक्टिंग सीखिए,
परंतु यही फील्ड आपके लिए है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। फिर आप कोई और व्यापार करने के बारे में सोचिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। दसम के बुध हैं तो ये बुध पापकर्तरी योग में, पर फिर भी दसम भाव में बुध का होना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। दसम के ये कारक हैं। अब यहां गौर करिए तो आपकी कुंडली में लग्न का जो मान है वो 10 अंश है, सूर्य आपकी कुंडली में 10 अंश 49 कला पर, और चंद्रमा आपकी कुंडली में 8 अंश पर बैठे हुए हैं। सीधी सी बात है कि लग्न और सूर्य दोनों का अंश बराबर दिखाई पड़ रहा है। 10 अंश 21 कला पर लग्न अश्विनी नक्षत्र में है, और 10 अंश 49 कला के साथ सूर्य शतभिखा नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र, बैठे हुए हैं। सूर्य से 10 घर आगे देखा जाएगा, क्योंकि सूर्य 10 अंश 49 कला पर है, जबकि लग्न 10 अंश 21 कला पर है, तो सूर्य का अंश ज्यादा है लग्न से। चंद्रमा तो ऑलरेडी 8 अंश 20 कला पर है, तो सूर्य का अंश अधिक होने से सूर्य से 10 घर आगे हम देखेंगे। सूर्य से 10 घर आगे मंगल की राशि आ रही है, वृश्चिक राशि, भाव खाली है। अब इस वृश्चिक राशि को हम नौमांश में जाकर के देखेंगे तो वहां मिल रहा है कि वृश्चिक राशि में ही नौमांश में मंगल बैठे हैं, अर्थात यह सिद्ध हुआ कि जातिका को मंगल से संबंधित अगर व्यापार करा करके दिया जाए तो उसको ज्यादा सफलता उसमें मिलेगी। अब षडबल में जाकर के मुझे मंगल के बल को देखना होगा कि जिस मंगल के व्यापार की चर्चा मैं आपको करने जा रहा हूं वो कैसी स्थिति में है। तो दिखाई पड़ता है कि षडबल में सबसे बलवान ग्रह ही आपका मंगल है, इसके बाद देव गुरु बृहस्पति हैं। फलतः मंगल का व्यापार आपको करना होगा, चाहे वो दवा हो, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कार्य हो, केमिकल से संबंधित किसी भी तरह का कार्य हो, रियल एस्टेट से संबंधित कोई कार्य हो, किसी भी तरह की रियल एस्टेट से संबंधित कंसल्टेंसी हो, एजेंट वाले जितने काम होते हैं वो सब, और अंत में कहूंगा वो सभी कार्य जिसमें एनर्जेटिक ज्यादा रहना पड़ता है, एनर्जी लेवल ज्यादा होता है। आप डांस वगैरह खुद सीख के सिखा सकती हैं, परंतु एक्टिंग के अलावा इधर के क्षेत्र में आइए। आगे आपने लिखा है टूर एंड ट्रेवल, आप ये काम भी कर सकती हैं, मना नहीं है। हालांकि इसमें भी आगे बढ़ते बढ़ते दिक्कत आएगी थोड़ी, लेकिन फिर भी ये काम किया जा सकता है। इसमें भी थोड़ी दिक्कत आएगी, बेस्ट है मंगल से रिलेटेड कार्य करना। तो अगर आपके पास मंगल से संबंधित जितने कामों की मैंने चर्चा की, अगर आपके पास इसमें से कोई ऑप्शन कभी समझ में आए तो एक बार विचार करिएगा। आगे आपने लिखा है कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, पर मेरा वैवाहिक जीवन बिल्कुल ठीक नहीं रहा। पति से सेपरेशन की बात चल रही है, क्या मेरी शादी आगे चलेगी या दूसरे विवाह के योग है? मैंने आपके पति की कुंडली के साथ जो कि आपने दिया हुआ था मैच करके देखा, मिलाया। आपके पति का जो लग्न है वो कुंभ लग्न है, और लग्न में ही सूर्य राहु की युति बनी हुई है। जन्म लग्न चंद्र लग्न दोनों से देखा जाए तो जन्म लग्न से तो नहीं, चंद्र लग्न से ये भी मांगलिक हैं। हालांकि आपकी बात करूं तो आप जन्म और चंद्र दोनों से हैं, केवल मांगलिक होने से कोई समस्या नहीं होती है। आपकी कुंडली में सप्तम भाव का जो स्वामी है वो शुक्र लाभ भाव में बैठा है। ज्योतिष कहता है विवाहोपरांत ही जातक को अथवा जातिका को विशेष धन देखने को मिलता है। और वहीं आपके पति की कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी जो सूर्य बनते हैं वो लग्न में बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं। यहां ध्यान रखना है कि सूर्य की दृष्टि को विच्छेदात्मक ही गिना जाएगा, भले ही अपने वो घर को देख रहे हैं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि रिश्तों के मामले में विच्छेद ही उत्पन्न करने वाली होगी। वो सूर्य राहु के साथ बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर के बैठे हुए हैं। अब यहां एक चीज और गौर करने वाली है कि आपके पति के साथ जब मैंने आपकी कुंडली को मैच किया तो एकदम से ऐसा कोई योग नहीं था कि विवाह टूट ही जाना चाहिए। लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात है कि आपके लग्न में मंगल और आपके पति के लग्न में सूर्य राहु की युति कहीं ना कहीं इस बात की सूचना तो देता है कि चूंकि लग्नेश और आपके लग्नेश दोनों के लग्नेश जो है आपस में मित्र तो बिल्कुल नहीं है, शनि और मंगल आपस में अति शत्रु हैं। फलतः व्यक्तित्व का सामंजस्य तो नहीं बैठ रहा, परंतु राशि आपकी कन्या और इनकी राशि वृषभ, सामंजस्य तो है, ग्रह मैत्री है। और मेरे हिसाब से तो आपको इस विवाह में ही रहना चाहिए, ज्यादा बेहतर यही है। क्योंकि अगर इस विवाह को हम हटा लेते हैं, दूसरे विवाह की ओर जाते हैं, दूसरे विवाह का स्वामी देवगुरु जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, धनदायक योग है ये, परंतु सप्तम में अगर दूसरे विवाह की तरफ जाएं तो ये शनिदेव होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपका दूसरा विवाह नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बड़े प्रेम से हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि दूसरे विवाह में भी उदासीनता की स्थिति ही देखने को मिलेगी। जवाब प्रश्न है क्यों? इसलिए क्योंकि शुक्र जो कि दांपत्य का कारक है वो आपकी कुंडली में शनि की दृष्टि से दृष्ट, सूर्य के साथ होने से तो कोई दिक्कत नहीं, पर शनि की दृष्टि से दृष्ट है। और शनि की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते दांपत्य जीवन में एक ऊर्जा, जो ऊर्जा आपके व्यक्तित्व में है वो आपको दांपत्य में कभी प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो अगर चला सकती हो तो इसी विवाह को चला लीजिए, क्योंकि इसी विवाह को चला लेने में ही भलाई है। और अगर आप कहती हैं कि नहीं अब तो मैं बिल्कुल नहीं टिक पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी,
ठीक है, इसमें फिर मैं आपकी मर्जी के ऊपर छोड़ देता हूं। आपको वर्तमान समय में देवगुरु की दशा की शुरू हुई है 21 नवंबर 2024 से। ये 16 साल की दशा होगी। देवगुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में शुक्र के साथ तात्कालिक मित्रता करके बैठे हुए हैं, सुसम स्थिति में हैं। अब यहां गौर किया जाए तो देवगुरु बृहस्पति किसी भी ग्रह से दृष्ट आपकी कुंडली में मुझे दिखाई नहीं पड़ते हैं। जाकर के कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, इन्हीं की दशा है। इस लग्न के वो कारक ग्रह हैं, क्योंकि इस कुंडली में देखा जाए तो भाग्य भाव के स्वामी बनकर के बैठे हैं और व्ययपति बनकर के बैठे हैं। व्ययपति बनने के चलते धन संचित तो नहीं होने देंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति यदि खर्च कराते हैं तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा कराया गया खर्च धर्म और अच्छे कार्य परोपकार के कार्यों पर होता है। अब अलग बात है कि वो कृत्तिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, तो मान सम्मान जहां से मिले, कई बार दिखावा भी इसको कहा जा सकेगा, इस पर जातक खर्च करता है अथवा जातिका खर्च करेगी। वहीं एक चीज विचारणीय रहेगा कि शुक्र की राशि में बैठे हैं और शुक्र जाकर के स्वयं लाभ भाव में बैठे हैं, सो महत्वाकांक्षाओं को भी जन्म देंगे और चाहतों पर भी खर्च करेंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति पैसा कमाता है तो इसलिए कमाता है कि अपने ऊपर खर्च कर सके। मैं आपको बता दूं कि मेरी तरफ से तो यह विवाह बचा लेने में ही भलाई है, क्योंकि आप दोनों की कुंडली कुछ हद तक, जैसा कि अगर मैचिंग करके भी देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो ज्यादा बेहतर स्थिति यही आएगी कि आप यहां देखिए, आप दोनों की कुंडली का मिलापक 24.5 गुण आ रहा है, जिसमें आप दोनों देव और मनुष्य गण के हैं। आप मनुष्य गण की हैं, पति देव गण के हैं, कोई बुराई नहीं है। आप दोनों में ग्रह मैत्री बहुत अच्छी आ रही है, तो कुल मिलाकर के विवाह बचाना उचित होगा। क्योंकि याद रखिए, मान लिया जाए आप दूसरे विवाह की ओर जाती हैं, मैं पति को आपके छोड़ देता हूं, आपकी चर्चा करता हूं, आप दूसरे विवाह की ओर जाती हैं, तो 100 में से क्या 99 बार यह बात नहीं होगी कि आपकी शादी जिस व्यक्ति से होगी उसकी भी दूसरी शादी या तीसरी शादी हो रही होगी। मैं दूसरी शादी मान लेता हूं, क्योंकि पहली शादी आपसे करना हो तो यह संभावना थोड़ी कम है। ना नहीं है, इस धरती पर कुछ भी ना नहीं है, पर यह संभावना थोड़ी कम है। अब ऐसी स्थिति में जबकि यह संभावना थोड़ी कम है, मुझे जरा बताइए कि उस व्यक्ति की कुंडली में भी तो कोई ऐसा योग होगा जिसके चलते उसका दाम्पत्य टूटा होगा। अब हां, पति ने आपके कमर कस लिया है क्योंकि उनका वक्त थोड़ा खराब चल रहा है, उनकी कुंडली में गुरु में राहु का अंतर चल रहा है। अपने कार्यक्रमों में हमेशा मैं जिक्र करता रहता हूं, गुरु में राहु का अंतर बड़ा ही खराब होता है, तो वो है जिसके चलते उनका वैवाहिक जीवन टूटना दिखता है। देखिए, आपकी कुंडली में एंजाइटी डिप्रेशन के भी योग हैं। अगर अभी तक आप डिप्रेस्ड नहीं हुई हैं तो कौन जाने आगे चल करके डिप्रेशन में चली जाएं। सोच समझ करके ही यह निर्णय लीजिएगा, बहुत उचित नहीं होगा विवाह को तोड़ना। पति से सेपरेशन चल रही है तो उनकी तरफ से मुंबई में एक फ्लैट मिला है, वो मुझे सेल करके नोएडा या दिल्ली में लेना है, तो कब तक वो सेल हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये प्राप्त संपदा है, और ऐसी स्थिति में देखा जाए तो मुझे लगता है कि आप प्रयत्नशील रहिए। 2025 में अक्टूबर के बाद, 25 अक्टूबर 2025 से 9 दिसंबर 2025 के बीच आपकी कुंडली में एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी सेल के बाद नई प्रॉपर्टी लेने का भी योग है। जाहिर सी बात है, जब आप सेल करेंगे तो नई प्रॉपर्टी लेने की बात कर रही हैं, तो 2025 के अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 से 9 दिसंबर 2025 के बीच घटित होगा। आप इसको सेल करके नई प्रॉपर्टी ले सकती हैं। मेरा एक 9 साल का बेटा है, उसकी अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, कृपया बताइए उसका भविष्य कैसा होगा। ये वाला पॉइंट मेरी समझ में नहीं आया। 9 साल के बच्चे की पढ़ाई शुरू ही नहीं हुई है, या आप ये कहना चाहती हैं कि अभी, अब क्या कहना चाहती हैं पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या कहना चाहती हैं। क्या उसको कोई तकलीफ है जिसके चलते उसकी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, या आपके झगड़ों में उसकी पढ़ाई छूट गई है। अब तो देखिए, एक और बड़ी समस्या है कि एक 9 साल का बच्चा ऑलरेडी आपके पास है। तो कई बार हमें अपने जीवन में, देखिए, हमेशा प्रायः स्त्री वर्ग हो तो ये कहेगा, यहां पर शायद स्त्री वर्ग गलत सिद्ध हो जाए, लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा। अगर आपके पति ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे होते तो मैं एक सलाह देना चाहता हूं आप दोनों को। अब आप क्यों जीना चाहते हैं? आप दोनों ने क्या अपने हिस्से की एक लंबी आयु जी नहीं ली है? अब आपका जीना क्यों जरूरी है? मैं दोनों से पूछ रहा हूं, दोनों पति पत्नी से, आप दोनों का अब जीना क्यों जरूरी है? आप दोनों को तो अब नहीं जीना चाहिए, क्योंकि अगर आप जीते हैं, याद रखिए कि पति पत्नी में से एक भी अलग हो जाए तो उस बच्चे से जाकर के पूछिए, वो कभी भी अब एक ऐसा व्यक्तित्व नहीं बन पाएगा जिसका माइंड शांत हो। वो हो सकता है सफल हो, वो खूब पैसा कमा ले, लेकिन वो एक असफल व्यक्तित्व होगा। क्योंकि हमेशा याद रखना है, माता पृथ्वी तो पिता आकाश, एक भी हटा दिया जाए तो तबाह हो जाएगी जिंदगी। तो आप दोनों का जीवित रहना सिर्फ इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे आपने एक ऐसे पौधे का रोपण कर दिया है जिसकी जिंदगी आप दोनों के अलग होने से खराब हो जाएगी। 9 साल के बच्चे को धीरे धीरे अब सब समझ में आएगा।
जाहिर सी बात है कि अगर आपके पति अपने बच्चे को प्रेम नहीं भी करते हैं तो जो दूसरा करेगा प्रेम उससे कहीं ज्यादा करते हैं। मैं नहीं जानता कि आप दोनों के जीवन में क्या चल रहा है जिसके चलते स्थिति है, क्योंकि कुंडली का जो मेलापक है वो मैंने देखा है, निसंदेह आप दोनों का व्यक्तित्व तो मैच नहीं होता होगा। हालांकि आप हैं देव और मनुष्य गण के, और मनुष्य को देव के अधीन होना चाहिए, परंतु आप मेष लग्न की हैं, हो सकता है आपके अंदर भी क्रोध हो और पति के अंदर तो 100% होगा। सामंजस्य अगर आप कर लें तो यही ठीक है, और कम से कम इस बच्चे का जीवन रहेगा। नहीं तो याद रखिए, उस घर में जाकर के देखिए जहां पति पत्नी के अलग होने से बच्चे की जिंदगी पर असर उसका जो पड़ा है। आपको पता है हम सभी पाश्चात्य संस्कृति से कितने प्रभावित हैं, कितने, बहुत बहुत ही ज्यादा। लेकिन 100 में से 90 99 बार विदेश में बच्चे डिप्रेस्ड हैं। यह डिप्रेशन का रोग हमारे यहां का नहीं है, वहीं से आया है, क्योंकि हम भी वैसा ही कर रहे हैं। अब हमारे यहां विवाह टूटता नहीं था। संभव है, मैं इस बात को खूब अच्छे से जानता और मानता हूं कि अत्याचार होते रहे थे स्त्रियों पर, पत्नियां सहती थीं, पति 2-2 3-3 शादियां कर लेते थे, यह होता रहा है। उसमें सुधार की आवश्यकता है, इसमें सुधार की आवश्यकता नहीं है कि विवाह को तोड़ दिया जाए और फिर नया विवाह की तरफ चला जाए। यह सुधार नहीं है, असल में यह उससे ज्यादा खराब है। वो फिर ज्यादा ठीक था कि 2 शादियां करते थे, रहते तो कम से कम एक साथ थे। यह ज्यादा खराब है, तोड़ दो और फिर कहीं और जाओ, और अगर यहां नहीं सुख मिला तो और कहां मिल लेगा, कहीं नहीं। तो मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, विश्वास रखिए, आपकी कुंडली मेरे पास है और आपने अपनी कुंडली मुझे दी है देखने के लिए। मैं आपको तो कतई इसमें दोषी नहीं कहता, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर कतई आप लोग ऐसा कदम उठाते हैं तो आपके बच्चे का जीवन खराब हो जाएगा। संतान भाव में केतु बैठे हुए हैं, संतान भाव पर सूर्य राहु की दृष्टि पड़ रही है। इन दोनों पर, सबों पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। संतान कारक देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में मृत अवस्था में बैठे हुए हैं। याद रखिएगा, 4 अंश 16 कला के साथ वृषभ राशि में मृत अवस्था में बैठे हुए हैं। अगर आपके नौमांस की बात करूं तो नौमांस में पंचमस्थ मंगल पर शनि की सीधी दृष्टि है। यह बहुत उचित नहीं होगा, इस बच्चे के जीवन के साथ मजाक हो जाएगा। अगर ये किसी कारण से कमजोर है, क्योंकि अभी तक इसकी पढ़ाई आप कह रही शुरू नहीं हुई है, या आप कौन सी पढ़ाई की चर्चा कर रही हैं, ये बात खुल के नहीं बताया, लेकिन हां, अगर तनिक भी यहां पर गड़बड़ी हुई तो इस बच्चे की जिंदगी जूझने वाली बन जाएगी, जूझने वाली बन जाएगी। ऑलरेडी आपकी कुंडली में भी केमद्रुम योग है, यहां गुरु की दृष्टि के बावजूद केमद्रुम चंद्रमा का भंग नहीं होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो मानसिक अशांति तो आपको देखनी है तो फाइनल है, लेकिन कम से कम इस बच्चे को बचाने का काम करिए। राहु की दशा में मेरे सिर में माइग्रेन और फेस पर बहुत पिंपल थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, क्या गुरु में सब ठीक हो जाएगा या नहीं? मेष लग्न में पित्त प्रवृत्ति वाले लग्न है, और पित्त प्रवृत्ति होने के चलते, इसमें अग्नि तत्व ज्यादा होने के चलते चेहरे पर घाव, मस्सा इत्यादि होना प्राय हो जाता है। सिर का हिस्सा जो है यही लग्न है, और उसी पर वो घाव दिखाई पड़ने लगता है। बाकी रही बात गुरु की दशा में, तो निसंदेह धीरे 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 समय के साथ वो नियंत्रित हो जाता है। देखिए, जन्म कुंडली में जब बुध पीड़ित होता है किसी भी तरह से, तो उम्र के आप किसी भी पड़ाव पर चले जाइए, चेहरे पर कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, क्योंकि त्वचा, मूलतः त्वचा को यह प्रदर्शित करता है। तो जरूरी नहीं है चेहरा, और जगहों से भी संबंधित त्वचा तो हर जगह शरीर में है, त्वचा में कोई ना कोई परेशानी, रेसेस इत्यादि पड़ना होता है, तो ये इसके कारण है। बुध भी यहां पीड़ित हो रहा है, लग्न में मंगल बैठे हैं जो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। आने वाला मेरा जीवन कैसा है, गुरु की दशा में 16 साल मेरे लिए कैसा जाएगा? यदि मैं कुछ पूछना भूल गई हूं जो मुझे जानना चाहिए तो आप बताइए। देखिए, 16 साल गुरु की दशा मेरी हिसाब से आपकी कुंडली की सर्वाधिक श्रेष्ठतम दशा है, और मैं इस दशा को आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम दशा कहूंगा, और इस दशा का आपको जितना हो सके लाभ उठाना चाहिए। देखिए, आपकी कुंडली में पैसे की कोई तकलीफ मुझे नहीं दिखाई पड़ती है, धन आप कमा लेंगी। बुध की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, चतुर्थ जरूर षष्ठ में बैठे हुए हैं, परंतु बुध की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, मंगल की दृष्टि चतुर्थ पर है। आप अचल संपत्ति इत्यादि भी सब कुछ खरीद लेंगी, यानी धन, संपदा, ये सब कुछ जो चाहिए आपको मिल जाएगा। मैं फिर से कहूंगा, आप दोनों की कुंडली मेरे सामने है। अगर आपके पति इस बात को समझते हैं, अगर उनके अंदर कमी है तो वो भी बदलाव करें, क्योंकि उनकी भी कुंडली में बिना आपके ये पूछे मैं बताता हूं, जो हालात आपके होंगे उससे भी बदतर हालात उनके दूसरे विवाह के हैं, क्योंकि उनके दूसरे विवाह पर शनि और राहु मंगल सबकी, तीनों की तीनों पाप ग्रह की दृष्टि है। शनि, राहु, मंगल, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो जो गति तोरा सो गति मोरा, रामा हो रामा वाली बात है, जहां आपसे भी बुरी गति उनकी होने वाली है। तो वो दूसरे विवाह के बारे में तो बिल्कुल ना सोचें, और आप भी मत सोचिए। रही बात एक्टिंग की, आप एक्टिंग ऐसे कर सकती हैं, परंतु एकदम से प्रोफेशनल होकर के उसमें आपको शायद दिक्कत आएगी, कंटिन्यू काम आपको नहीं मिलेगा।
कुछ दिनों के लिए काम मिला भी तो फिर ब्रेक नहीं हो पाएगा। सो मैंने मंगल के काम बताए हैं, आपने टूर एंड ट्रेवल कहा, वो भी आप कर लीजिए अगर आपको लगता है तो। साथ मंगल वाला काम जो मैंने बताया है उस पर फोकस करिए, मंगल आपका बहुत पावरफुल है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। फिर से मैं और बाकी दर्शकों को कहना चाहता हूं, अगर आपके घर में कोई बच्ची है, देखिए बच्ची हर किसी के, मेरी भी बहन बेटी इत्यादि जो भी हो, किसी को यह सलाह कभी नहीं दे सकता मैं कि तुम सहती रहो और जिंदगी अपनी तबाह करो, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी सलाह नहीं दी जा सकती। लेकिन हमेशा यह बात याद रखिए, अपनी मां, और अगर वो आज की हैं तो अपनी दादी, उनसे एक बार पूछो, उनसे पूछो कि उनके पति के साथ तो उनकी कुंडली शायद मिलाई भी नहीं गई होगी, लेकिन वो अब तक कैसे चल रही हैं, अगर जीवित हैं तो वो बताएंगे कि ठीक है मेरे पति तो वो आज भी लड़ते होंगे, हो सकता है, लेकिन उनके बीच एक प्रेम भी होगा। उनके बीते दिनों की लड़ाई का अब उनको पुरस्कार मिल रहा होगा कि दादा कहीं छोड़ के दादी को ना जाए, दादी 2 मिनट के लिए आंखों से ओझल हुई तो दादा ढूंढने लगे कहां गई। ये पुरस्कार ही है। कई बार लोग सोचते हैं उसमें तो हमारी जिंदगी ही निकल जाएगी। अरे आपकी कौन सी जिंदगी, किस जिंदगी की आप बात कर रहे हैं? कौन सी? वो भागम भाग वाली जिंदगी कि यहां भी शादी कर ली वहां भी शादी कर ली, ये जिंदगी नहीं, मुझे नहीं लगता ये जिंदगी है। जिंदगी तो बेहतर वही है कि हम एक साथ जहां हैं वहीं गुजार लें। हमारी सनातन संस्कृति तो यही कहती थी। और फिर मैं वही कहूंगा कि विषय ये नहीं है, विषय है वो बच्चा, वो 9 साल का बच्चा, वो 9 साल का है, वो अब समझता होगा और नहीं भी समझता होगा तब भी, दोनों ही स्थिति में उस बेचारे की जिंदगी तो खत्म होने वाली है। समझता है तो खत्म, नहीं समझता तो 100% खत्म। उसको बचाइए, उसको बचाइए, उसकी शिक्षा दीक्षा आगे पूरी कराइए और अपने जीवन के इस बेहतर समय का 16 साल आपके जीवन के अब स्वर्णिम काल हैं ये, और इसके बाद भी खत्म नहीं हो रहा। इसके बाद शनिदेव की दशा की इस लग्न में वो बिल्कुल कारक नहीं है, लेकिन भाग्य भाव में बैठे शनिदेव, मैं हमेशा कहा करता हूं, अगर आप मेरे सिद्धांतों को सुनती हो, ज्योतिष कहता है कि शनिदेव यदि कुंडली के भाग्य भाव में हो अथवा पापग्रह कुंडली के भाग्य में हो तो जातक को जब जब उसको उसके भाग्य की आवश्यकता होती है, भाग्य चलकर आ जाता है, खड़ा हो जाता है। लाभ भाव के सूर्य इस बात की सूचना देते हैं कि जीवन काल में धन आता ही रहेगा, लेकिन अब आप उसको डिप्रेशन में मत बदलिए, अपने आप को शांत रखिए। प्रत्येक माह की पूर्णिमा को सायंकाल चंद्रमा को दूध सर्घ दीजिए, प्रत्येक सोमवार को दूध जल और काला तिल मिलाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, ये रोज चिल्लाते चिल्लाते पिछले 5 साल से मैं आ गया हूं यहां तक, अगर आप नई दर्शक हैं तो भी आपको भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। प्रत्येक रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। गुरुवार का व्रत करना शुरू कर दीजिए, अब यहां से 16 साल तक आपको गुरुवार का व्रत करना है। साथ ही साथ इस कुंडली को अगर देखा जाए तो इस कुंडली में गुरु को ही बल देने की सलाह दूंगा मैं, तो गुरु को जितना आप बल दीजिएगा उतना अच्छा है। मैं रत्न इत्यादि धारण करने की सलाह तो नहीं देता, लेकिन मैं चाहता हूं एक सोने का छल्ला तर्जनी उंगली में आप डाल लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिल जाएगा। और शिव जी की जितनी आराधना आप कर सकती हो करिएगा, भुवन भास्कर की जितनी आराधना कर सकती हो करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। गुरुवार का व्रत करिएगा, साथ ही साथ समय समय पर शनिवार के दिन छाया दान करते रहिएगा। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है, वाणी पर अपने जरा नियंत्रण रखिएगा। सत्य बोलिए, पर ऐसा कड़वा सत्य मत बोलिए जिससे आप खुद एक समय के बाद अपना शत्रु बन जाए, आपका बच्चा आपका शत्रु बन जाए, पति शत्रु बन जाए। मैं आपके विपक्ष में नहीं, आपके हित के लिए बोल रहा हूं ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो जाए। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा इनकी कुंडली में मुझे बताने के लिए कुछ नहीं दिखाई पड़ता। कुंडली मेरी नजर में बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। इनका सप्तम भाव से लेकर के सब कुछ बहुत परफेक्ट है। प्रकृति ने इनको सब कुछ दिया है। अब संभव है कि बीते दिनों राहु की दशा चली है, राहु की दशा, चूंकि राहु की दृष्टि सप्तम पर है और सप्तम पर होने के चलते और सप्तमेश के साथ होने के चलते राहु ने सब छिन्न भिन्न कर दिया होगा। परंतु अब समय आया है जहां देव गुरु पुनः जोड़ सकते हैं। मेरी राय है जोड़िए। अगर आपके मन में कोई तर्क है, कोई पॉइंट है, इनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं, जरूर कहिए। और ये पढ़ेंगे उसको। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।